MBBS abroad in just 15 lakhs, MBBS abroad without need, no language barrier, ऐसे मैसेजेस आपने जरूर देखे होंगे अपने इनबॉक्स में या फिर आपने कहीं ना कहीं ये सब जरूर सुना होगा। Hi guys, I am Srishti Kheda from Study Abroad Campus and it's been 13 years helping students to get admission in MBBS in India and abroad। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सारी बातों में सच्चाई कितनी है और क्या सच है क्या झूठ है, ताकि जब आप एडमिशन ले MBBS में आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपके पूरे आई वुड से इतना लंबा टाइम, आपके पैसे, वो सब कुछ खराब ना हो, आप ये सारे स्कैम से बच पाए और आपको सच्चाई पता हो कि किस बात में कितनी सच्चाई है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके माइंड में कोई कंट्री या कोई यूनिवर्सिटी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो कंट्री या वो यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है, WHO लिस्टेड है, बजट कितना है, हिडन फैक्ट क्या है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के। सो आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी MBBS अब्रॉड की हिडन कॉस्ट के बारे में या फिर उसके बजट के बारे में। स्टूडेंट्स को बहुत सारे मैसेज आते हैं MBBS अब्रॉड इन 15 lakhs, MBBS अब्रॉड इन 20 lakhs, 25 lakhs। तो सच क्या है, एक्चुअली में खर्चा कितना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं, क्या चीजें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं। सबसे पहली चीज, आप दुनिया में कहीं से भी MBBS करते हैं तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको 25 लाख हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि पूरी MBBS 15 लाख में हो जाएगी, 20 लाख में हो जाएगी, उसका क्लियर कट मतलब ये है कि उसने आपको सारे खर्चे बताए ही नहीं है। यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई आपको कहता है कि MBBS अब्रॉड एट 20 लाख, बेसिकली वो आपके खाने का खर्चा ऐड ही नहीं कर रहा है। अगर मैं खाने के खर्चे की बात करूं तो एक साल का खर्चा कहीं ना कहीं 70 से 80 हजार और पूरे 6 साल का खर्चा 5 से 6 लाख रुपए हो जाता है। तो हो गया ना, 25 लाख में से खाने का खर्चा हटा दो और 20 लाख रुपए हो गया। और फिर वो कहते हैं आप वहां पे जाओगे, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, खाने का खर्चा है, वो अलग है। तो इसीलिए जब भी आपको कोई कह रहा है MBBS अब्रॉड एट 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आपको ध्यान से देखना है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको चेक करनी है। सबसे पहली चीज, ट्यूशन फीस। सबको पता है कि यूनिवर्सिटी की फीस, कॉलेज की फीस, ट्यूशन फीस होती है, वो सबको पता है, तो ये तो हर कोई बताता ही है। स्किप क्या करते हैं, उसके बाद आता है आपका हॉस्टल का खर्चा और उसके बाद आता है आपका खाने का खर्चा। लोगों को क्या लगता है कि जो खाने का कॉस्ट है वो हॉस्टल की कॉस्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन MBBS अब्रॉड के केस में ऐसा नहीं होता है। खाने का खर्चा अलग होता है, रहने का खर्चा अलग होता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फूड के अलावा भी खर्चे हैं। वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, मेडिकल चेकअप, ये छोटे छोटे खर्चे हैं जो लगते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है और हर कंट्री के छोटे मोटे अलग अलग खर्चे भी हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये छोटे बड़े सारे खर्चे आपकी फीस स्ट्रक्चर में लिस्टेड हो। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंसल्टेंट आपसे कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। बिकॉज हमें बहुत सारी कॉल्स आती है कि मैम ये वाला कंसल्टेंट 50,000 ले रहा है, आप इतने पैसे ले रहे हो, दूसरा कंसल्टेंट 1 लाख ले रहा है, तीसरा कंसल्टेंट 1.5 लाख ले रहा है, तो आपकी सबकी सर्विसेज तो सेम। ऐसा नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, आपसे कंसल्टेंसी चार्ज के नाम पे शायद 20,000 25,000 चार्ज करते हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का अलग चार्ज करते हैं, वीजा का अलग चार्ज करते हैं, वीजा प्रोसेसिंग का अलग चार्ज करते हैं, ऐसे अलग अलग चार्ज करते हैं, वहां जाकर के पिकअप का अलग चार्ज करते हैं। तो जो भी कभी आपको कोई कंसल्टेंसी फीस बताए तो आपको देखना है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। क्या पूरी डॉक्यूमेंटेशन, अपोस्टाई, HRD, उसके अलावा आपका वीजा। बहुत बार लोग वीजा इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कंसल्टेंसी में। आप तो जब भी आप कंसल्टेंसी भी कंपेयर कर रहे हैं, आपको देखना है कि क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है, क्या उसमें वीजा इंक्लूडेड है या नहीं है। बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको कंसल्टेंसी कम करके दिखाएंगी लेकिन वीजा फीस अलग से चार्ज करेंगी या फिर पिकअप का पैसा अलग से चार्ज करेंगी। बट जब हम आपको कंसल्टेंसी फीस बताते हैं सो वी मेक श्योर कि हम सारे खर्चे इंक्लूड करके बताएं। और टिकट किसी की भी कंसल्टेंसी में इंक्लूड नहीं होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट फैक्टर की, विच इज द लैंग्वेज बैरियर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर मैं बात करती हूँ आपके बुक्स की, लेक्चर्स की, पढ़ाई की, यस सब कुछ इंग्लिश में होता है, पूरा कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम है, सब कुछ सही है। बट जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको लोकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिल्ली के स्टूडेंट है, आपका एडमिशन हो जाए कर्नाटका के किसी कॉलेज में, तो जब आप कर्नाटका के किसी हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, वहाँ पे लोकल लोग कन्नड़ा ही बोलते
होते हैं, इसलिए आपको आपके सिलेबस के साथ साथ सिखाई भी जाती है। सेम गोज विद रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं आपका पूरा कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे पेशेंट हमेशा लोकल लैंग्वेज में ही बात करेगा और उस लैंग्वेज बैरियर को वहां पे खत्म करने के लिए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है फ्रॉम डे वन। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी है ताकि आपके कोर्स में कोई कमी ना हो। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी, आप किसी भी कंट्री में जाए जहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, या फिर इंडिया की किसी भी ऐसी स्टेट में जाए जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। द गुड पार्ट इज कि हॉस्पिटल्स जाने का जो ये सारा सिलसिला शुरू होता है, सेकेंड थर्ड ईयर में शुरू होता है, तब तक आपको टाइम मिल जाता है लैंग्वेज सीखने का। सो नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, MBBS अब्रॉड विदाउट नीट। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमारा नीट क्वालिफाइड नहीं है तो क्या हम MBBS अब्रॉड से कर सकते हैं, क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी, क्या हम FMG दे पाएंगे। अगर आप MBBS अब्रॉड से करते हो विदाउट नीट, मतलब आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है, स्टिल आप चले जाते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसी कंट्री में सेटल हो जाओ वहां का लाइसेंस लेकर के, या फिर आप किसी तीसरी कंट्री में चले जाओ जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम दे करके आप वहां चले जाओ। लेकिन एनी गिवन डे आप इंडिया डायरेक्टली आकर के FMG नहीं दे सकते, यू वुड नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आपको भी इंडिया वापस आकर के इंडिया में काम करना है, इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाइंग स्कोर बहुत कम होता है, 150 के आसपास ही रहता है। इसके बाद द फोर्थ फैक्टर विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इज USMLE एंड नेक्स्ट कोचिंग। बहुत सारी कंसल्टेंसी क्लेम करती है हम आपको USMLE कोचिंग कराएंगे, या इस यूनिवर्सिटी में USMLE कोचिंग होती है, नेक्स्ट कोचिंग होती है। ये कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक गलत है। मैक्सिमम जगह पे कोचिंग नहीं है, बहुत सारी जगह पे है भी। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी मच आई वुड से कंट्री एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में USMLE कोचिंग है नहीं है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। और बहुत सारी जगह पे माइंडेड या तो ये ऑनलाइन होती है या ये ऑफलाइन होती है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी किसी में सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है, किसी किसी में पूरे 6 साल होती है ये कोचिंग। तो यहाँ पे आई वुड से थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए सही यूनिवर्सिटी चूज करने में या सही कंट्री चूज करने में, जो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट हो, आपके बजट के हिसाब से, आपको जैसी वेदर कंडीशन चाहिए, आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कंट्री चूज करने में। ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी छुपी हुई बातें हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको भी जानना है कुछ भी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।